तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका जो सेट प्रैक्टिस जो है, आपका म्यूजिक का सेट प्रैक्टिस रेगुलर चल रहा है। दोस्तों, आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है इसमें। तो चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। दोस्तों, एग्जाम्स की बात कर लें तो आपके चाहे बीपीएससी का टीआरई 3 देने वाले हैं या 4 देने वाले हैं, या फिर आपका जो है स्टेट पेपर 1 या 2 देने वाले हैं, या ईएमआरएस देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबों के लिए जो है यहाँ पे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले लेकिन दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल पे नए या पुराने हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑल पे जो सेट करेंगे तो सारा जितना भी मेरा सेट प्रैक्टिस जो हो रहा है, सारा का सारा सेट प्रैक्टिस आपके पास मिलता रहेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को शामिल करके आप के पास सेट जो है प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। तो पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? पहला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ध्रुपद गीत में प्रायः क्या गाया जाता है। तो ध्रुपद गीत की अगर बात करें तो इसमें प्रायः क्या गाया जाता है? तो ध्रुपद गीत में आपके भक्ति गीत गाए जाते हैं। क्या? भक्ति गीत गाए जाते हैं। किसमें? ध्रुपद गीत में जो है भक्ति गाए जाते हैं। और ध्रुपद जो है दोस्तों, यह क्या, यह आपके मर्दाना गायकी कहलाती है। कौन सी गायकी? मर्दाना गायकी कहलाती है ध्रुपद, जिसमें कि आपके छाती पे बहुत जोर लगाकर जो है गाना पड़ता है, ठीक है। तो ध्रुपद जो है भक्ति गीत में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग अगर बढ़ें तो प्रश्न हमारा अगला कह रहा है कि स्वरों का क्रमिक उच्चारण या वादन क्या कहलाता है। तो स्वरों का क्रमिक उच्चारण या वादन आपको कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है मेलोडी। दोस्तों, किसी भाई ने प्रश्न ये कमेंट किया था कि आप समय बहुत ज़्यादा लेते हैं एक प्रश्न में। तो दोस्तों, समय बिल्कुल नहीं लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो केवल डायरेक्ट जो है आंसर ही बताना रहता है। लेकिन कभी कभी कई बार क्या होता है कि व्याख्या करनी पड़ती है किसी चीज़ की। तो ये व्याख्या जो आपका होता है उसके लिए जो है आपका समय थोड़ा-सा लग जाता है। तो व्याख्या दोस्तों आप ही के नॉलेज के लिए तो करते हैं ना, ठीक है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने वर्गों में बाँटा गया है? अगर पाश्चात्य जगत की बात कर ले तो वाद्यों के प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य जगत को कितने वर्गों में? तो वहाँ पे आपको 6 वर्गों में मिलेंगे। कितने वर्गों में बाँटा गया है? 6 वर्गों में। लेकिन अगर हम अपनी बात कर लें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, हिंदुस्तानी की अगर बात कर लें तो यहाँ पे वाद्यों को 4 वर्गों में बाँटा गया है, ठीक है? 4 वर्गों में यहाँ पे बाँटा गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तत्वाद्य, घन वाद्य, अवनद वाद्य, सुशीर वाद्य, तो ये सब तो पता है आपको। चलिए अब आप देखते हैं जो 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि राग शुद्ध छायानट की जाति क्या है? देखिए, एक चीज़ गौर कीजिए, बिल्कुल यहाँ पे याद हो जाएगा ये चीज़ आपको। शुद्ध है, क्या है? शुद्ध है, कौन-सा है? तो शुद्ध में कौन-सा है? छायानट है, ठीक है? तो शुद्ध छाया की अगर बात कर ले, शुद्ध छायानट की, तो इसमें जो है वो आपका क्या हो जाता है? इसकी जाति आपके संपूर्ण संपूर्ण कहलाते हैं, क्योंकि शुद्ध जो है आपका शुद्ध छाया यानी कि पूर्ण है, शुद्ध है यानी कि पूरा है, तो ठीक है? तो पूरा में क्या होगा? संपूर्ण संपूर्ण, जिसमें कि आरोह में 7 स्वर और अवरोह में भी 7-7 स्वर लगते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है कि एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग को क्या कहते हैं? तो अगर ऐसा प्रश्न कभी बने कि एक थाट से जो दूसरे थाट में जो प्रवेश करते हैं उस राग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों भैया आप लोग परमेल परवेशक, ठीक है? क्या कहेंगे? परमेल परवेशक यानी परमेल, एक मेल यानी एक थाट से दूसरे थाट, तो परमेल, ठीक है? चलिए अब जो हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो राग शब्द के प्रयोग की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? तो ये आपके मतंग ने किया है। किसने? मतंग ने किए हैं। और मतंग का जो ग्रंथ है उसी में, तो कौन सा ग्रंथ है मतंग का? मतंग का ग्रंथ है आपका बृहदेशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बृहदेशी। तो बृहदेशी जो है आपका उसी में राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गान के कितने प्रकार होते हैं? तो गान के भैया 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अनिबद्ध गान, अनिबद्ध गान और आपका निबद्ध गान, ठीक है। निबद्ध गान, तो ये आपके 2 प्रकार हो गए। पहला होता है निबद्ध और दूसरा होता है अनिबद्ध। यह निबद्ध जो है यह क्या होता है? ताल में बंधा हुआ होता है। और अनिबद्ध जो होता है ये क्या होता है? ताल में नहीं होता है, ठीक है। ये जो आपके हैं ताल में नहीं होता है, नहीं होता है। तो इस तरह से आपके कितने हो गए? गान के कितने प्रकार? तो सही जवाब
दो प्रकार। अगला प्रश्न है कि जाति वर्गीकरण के बाद कौन सा वर्गीकरण आया? तो जाति की अगर बात कर ले कि जाति वर्गीकरण के बाद कौन सा वर्गीकरण आया है, तो जाति वर्गीकरण के बाद अगर बात करें तो जाति के बाद क्या आया? जैसे कि मान लीजिए जाति है, ये सब एक जाति के हैं, मनुष्य जाति के हैं, ठीक है? मनुष्य जाति, वैसे कोई उस जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनुष्य जाति की बात कर रहा हूँ। तो सब मनुष्य जाति के, तो मनुष्य कहाँ रहते हैं? ग्राम में ही तो रहते हैं, तो क्या आएगा? ग्राम राग, ठीक है? कौन सा आया? ग्राम राग आपका वर्गीकरण आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अलाप के ढंग पर ली गई तान अथवा बोल तान को क्या कहते हैं? तो अलाप के ढंग पर जो तान ली जाती है या फिर जो बोल तान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बहलावा। क्या कहते हैं? वो बहलावा होता है, ठीक है? जो कि अलाप के ढंग पर ही क्या होता है? तान लिया जाता है, तो वो बहलावा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तम वाग्यकर के गुण किसने बताए हैं? तो उत्तम वाग्यकर, तो वाग्यकर जो है आपका, वाग्यकर का गुण किसने बताए हैं? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? उत्तम वाग्यकर के गुण सारंगदेव ने बताए हैं, ठीक है? सारंगदेव किस पुस्तक में बताए हैं? तो सारंगदेव का जो आपका है किसमें? तो पुस्तक के बारे में पूछे तो संगीत रत्नाकर में, ठीक है? संगीत रत्नाकर में बताए हैं उत्तम वाग्यकर के गुण कि क्या क्या गुण होने चाहिए। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर का कि नायक कहलाता है, यानी कि प्रश्न बनेगा ये आपको कि नायक कौन कहलाता है? तो नायक कहलाता है जो कि जिसे संगीत और शास्त्र का जो ज्ञाता हो वही नायक कहलाता है। क्या होगा जवाब इसका? नायक कहलाता है, यानी नायक कौन कहलाता है? तो जिसे, या सुनिएगा ध्यान से, जिसे संगीत और शास्त्र दोनों का क्या हो? ज्ञान हो, वो नायक कहलाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है राग तरंगिणी ग्रंथ किस शताब्दी में लिखी गई? तो यहाँ पे देखिए आपका इसका बात नहीं हो रहा है, राज तरंगिणी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे राग तरंगिणी का बात हो रहा है, ठीक है? ये दोनों दो पुस्तक है भाई। राज तरंगिणी ये कलहन द्वारा लिखा गया, ठीक है? और ये आपका राग तरंगिणी जो है वो लिखा गया है, ये कोई और है इनके लेखक। तो इनका कोई और है, इनका कोई और है। चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं कि राग तरंगिणी किस शताब्दी में लिखा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा राग तरंगिणी आपके 15वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है? 15वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। देखिए 13वीं शताब्दी की अगर बात कर ले तो संगीत रत्नाकर का 13वीं शताब्दी देता है, और आपकी 12वीं शताब्दी की बात करें तो ये एक जयदेव का जो पुस्तक है गीत गोविंद, वो आपके 12वीं शताब्दी में लिखा गया माना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे वर्तमान में राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी में, ठीक है? अगला प्रश्न है कि आधुनिक थाट वर्गीकरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो आधुनिक जो आज का जो है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? आधुनिक, आधुनिक यानी कि जो आज का जो थाट वर्गीकरण प्रचलित है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ग्रंथ आपका हो जाएगा कौन सा? वो ग्रंथ हो जाएगा आपका राग तरंगिणी। क्या हो जाएगा? राग तरंगिणी, ठीक है? तो राग तरंगिणी जो है इसके अगर लेखक की आप बात कर लीजिए, देखिए यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन में सेट किया है आपको, राग तरंगिणी है और यहाँ पे राज तरंगिणी भी है, राज तरंगिणी भी लिया गया है। तो ऐसा ना फटाफट आप लोग जो है कंफ्यूजन में आके इसको इसको ना इसको आप लोग टिक कर दीजिए राज तरंगिणी को, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपको देखना है बढ़िया से कि क्या है। तो इसका जवाब होगा राग तरंगिणी। ये भाई आपकी राज तरंगिणी जो है ये कलहण द्वारा लिखा गया पुस्तक है, कलहण, ठीक है? और ये आपके किनके द्वारा लिखा गया है? राग राग तरंगिणी ये आपके लोचन झा के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? ये आपके लोचन जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है? चलिए एक प्रश्न यहाँ पे एक ऑप्शन में मुझे दिख रहा है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग जानते हैं इस चीज़ को। वैसे तो आप सभी को पता होगा लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है दोस्तों, याददाश्त जो है वो लंबे लंबे समय तक बरकरार रहती है और आपको सारा कुछ याद रहेगा। क्योंकि याददाश्त की कोई ये नहीं होती दोस्तों। क्या होता है कि अगर आज आप पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने बाद आपको वो चीज़ याद ही रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 दिन बाद वो याद ही रहे। आज ये पढ़ रहे हो
तो कल आगे और भी तो पढ़ोगे तो शायद पीछे से कुछ ना कुछ तो मिटता ही जाता है, लेकिन उसे ही नहीं मिटने देना है, तभी तो सफल होते हैं लोग। उसको मिटने ही नहीं देना है और वो जो है आगे से आप पढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए पिछला भी याद रखें। तो कैसे याद रहेगा? तो कुछ-कुछ जो प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो है आप लोग कमेंट में दिया कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि ठुमरी का प्रसिद्ध घराना, यहाँ पे खाली स्थान और खाली स्थान है। यानी कि 2 घराना के बारे में पूछ रहा है कि ठुमरी का जो प्रसिद्ध घराना है वो कौन-कौन सा है? तो देखिए प्रसिद्ध घराना की बात कर ले तो आपके जो ऑप्शन डी में है आपका लखनऊ और बनारस, ये आपके ठुमरी का जो है प्रसिद्ध घराना माना जाता है। ठुमरी का लखनऊ और बनारस, ठीक है? तो यहाँ पे भराएगा एक में लखनऊ और दूसरे में आपका बनारस। क्लियर? चलिए अब आगे देख लेते हैं। शुद्ध स्वर से ऊपर या नीचे, मान लीजिए ये आपका शुद्ध स्वर है, इससे ऊपर या इससे नीचे, तो इधर अगर हम म यहाँ यहाँ पे मानते हैं, तो म वाला इधर ऊपर जाता है तो क्या होता है? तीव्र होता है, तीव्र। अगर हम यहाँ पे यहाँ पे अगर हम नी मानते हैं तो नीचे आता है तो क्या होता है? कोमल होता है। तो इसी तरह से तो क्या पूछ रहा है कि ऊपर या नीचे लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? इसको विकृत स्वर कहेंगे, ठीक है? विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक कोमल विकृत और एक आपका तीव्र विकृत। तो यही 2 प्रकार के स्वर होते हैं। आगे देखिए, राग अड़ाना किस थाट का राग है? अड़ाना, ठीक है? अड़ाना जो राग है आपका, वो किस थाट का राग माना जाता है, राग अड़ाना? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? अड़ाना जो है आपका किसका माना जाता है? असावरी थाट का राग माना जाता है अड़ाना। अ फोर अड़ाना और अ फोर आसावरी, ठीक है? तो अड़ाना जो है आपके असावरी थाट का राग माना जाता है। दोस्तों एक चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राग अड़ाना जो है, इसका गायन समय कब माना जाता है? गायन समय? फटाफट ये कमेंट कीजिए मुझे, यह प्रश्न आपके लिए कि राग अड़ाना का गायन समय कब है? कब होता है? चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा। 17 क्या कह रहा है कि गायन के लिए उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? तो गायन के लिए जो उपयोगी जो नाद होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों स्वर कहा जाता है। गायन के लिए उपयोगी नाद क्या होता है? जो नाद प्रयोग करते हैं ना हम लोग, तो वो आपका जो उपयोग में लाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको स्वर कहते हैं। वही तो स्वर है। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि राग में स्वर का विलंबित लय में विस्तार। किसी राग में, किसी जो कोई राग है, किसी राग में स्वर का जो है आपका विलंबित लय में जो विस्तार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो विलंबित लय में जो विस्तार होता है, विलंबित, तो वो आपका क्या कहलाता है? अलाप कहलाता है। क्या? राग में विलंबित लय में स्वरों का विस्तार अलाप कहलाता है। याद रखिएगा। आगे है 19 नंबर प्रश्न है कि पागल दास किन्हें कहा जाता है? देखिए पागल दास के बारे में पूछा जा रहा है। तो पागल दास जो है वो किनका, आपको ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि पागल दास किनका उपनाम है? तो ये आप इसको उपनाम कह लीजिए या फिर किन्हें कहा जाता है, तो ये आपके हो गए राम शंकर दास जी जो हैं, इनको पागल दास कहा जाता है, ठीक है? राम शंकर दास को पागल दास कहा जाता है और इनका अगर संबंध भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि पागल दास का संबंध किससे है या फिर रामशंकर दास का संबंध किससे है, तो संबंध बताना इनका किससे? पखावज से, ठीक है? संबंध पखावज से हो जाएगा इसका। क्लियर? चलिए आगे है प्रश्न 20 नंबर। स्लर का संबंध किससे है? स्लर, ये स्लर का संबंध किससे है? तो स्लर की अगर हम बात करें तो स्लर का संबंध किससे है? तो स्लर का संबंध आपका किससे हो जाता है? मींड से। किससे? स्लर का संबंध मींड से होगा। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए शार्प क्या होता है? शार्प जो आपके जो ऊपर वाले जो स्वर लगते हैं ना, उसको शार्प, और नीचे जो नीचे वाले स्वर लगते हैं उसको फ्लैट। तो यही चीज होता है, टोन जो आवाज निकलती है। तो स्लर के लिए मीड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं संगीत पारिजात। देखिए संगीत पारिजात भाई आ गया आपका। तो संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो संगीत पारिजात की अगर हम बात करें तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे पंडित अहोबल। कौन? संगीत पारिजात के लेखक पंडित अहोबल। याद रखना है। पलुस्कर जी की कौन सी है? बाल प्रकाश, बाल संगीत, ये आपकी पलुस्कर जी की। भातखंडे जी की कौन सी है? तो भातखंडे जी का कौन है? चलिए बताइए फटाफट। क्रमिक
क्रमिक, पुस्तक, मालिका, भातखंडे, श्रीमल्ल, लक्ष्य, संगीतम। ये आपके भातखंडे का। तो ये सब चीज जो है याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सोल्फा स्वर लिपि में सा, सा जो है आपका यानी कि सड़क जो है उसको क्या कहा जाता है? तो सोल्फा स्वर लिपि होता क्या भैया, कैसे? तो सोल्फा स्वर लिपि चलिए लिखते हैं। उसमें कौन कौन से स्वर? डो, रे, मी, फा, सोल, ला और सी। डो रे मी फा सोल ला सी। ठीक है, आप सुने होंगे ना, डो रे मी फा सोल ला सी। तो ये चीज है, तो यही है आपका डो रे मी फा सोल ला सी। तो यहाँ पे सा, रे को रे, मी को ग, ठीक है, पा को म, प, ध, नी और आपका ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 स्वर। तो ये आपका हो गया पधनी। तो समझ में आई बात? तो ये आपके जो डो पूछा, ये सोल्फा में सा को पूछा जा रहा है, तो सा को क्या लिखेंगे? डो लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। सही जवाब डो। डो रे मी फा सोल, डो रे मी फा सोल, उसके बाद फिर ला, उसके बाद फिर सी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जाति गायन का अंत किस स्वर पर किया जाता था? यानी कि जाति गायन जो होता था, तो वो जाति गायन कब प्रचलित था? सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा आपसे। तो जाति गायन जो था वो आपके भरत काल में प्रचलित था। ठीक है, भरत काल में। तो इसमें कहा जाता था कि जाति गायन का जो अंत अंत जो है वो किस स्वर पर किया जाता है? तो अंत के स्वर की अगर बात करें तो जिसको कि क्या कहा जाता था? न्यास के स्वर। जहाँ पे जाति गायन खत्म होता था उसको न्यास के स्वर कहा जाता था। और जहाँ से ये प्रारंभ होता था जाति गायन, वो क्या कहलाता था? वो ग्रह का स्वर कहलाता था। ठीक है, ग्रह का स्वर। अगर बीच में जो आपका बंद होता था, यानी कि जब अंतरे को जब गा के रोका जाता था, उसको क्या कहते थे? उसको अपन्यास, अपन्यास कहते थे। और जो स्वर इसमें ज्यादा बार प्रयोग किए जाते थे जाति गायन में, उसको अंश कहते थे। उसको क्या कहते थे? अंश स्वर। ठीक है, तो इस तरह से आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं समय ज़्यादा लगाते हैं, समय तो लगेगा ही, बिल्कुल इसमें लगेगा, क्योंकि आपको एक साथ 4-4 5-5 प्रश्न क्लियर जो है आपका करवाना होता है। तो बिल्कुल आप लोग समय के लिए मत घबराइए, बिल्कुल नहीं घबराइए, तैयारी बस अच्छे से कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि गायन, वादन और नृत्य की क्रिया मापनी को क्या कहते हैं? या मापनी नहीं, माफ कीजिएगा, वर्ड सुटेबल यहाँ मापने होगा। ठीक है, मापने, तो यह चीज होगा। चलिए फिर से देखिए, गायन, वादन और नृत्य की क्रिया मापने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मापने जो क्रिया होती है मापने की, गायन, वादन और नृत्य में जो क्रिया होती है उसको मापते हैं किस चीज में? तो उसको मापा जाता है आपके ताल में। उसको किस में? ताल में। और ताल में जो समय जिसमें मापते हैं, समय को क्या कहा जाता है? समय को हम लोग किस में मापते हैं? ताल में। तो ये कितना समय लग रहा है, नृत्य की जो क्रिया हो रही है इसमें कितने समय लगे, वो ताल में मापते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और ताल को किस में मापते हैं? मात्रा में। तो ये चीज है, थोड़ा सा ये चीज को ध्यान भी देना पड़ेगा। अब आगे देखिए, 25 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल में सा श्रुत किस श्रुति पर स्थित है? तो सा जो है वो हमारा किस श्रुति पर स्थित है? वो आज के यानी कि आधुनिक समय में की पूछ रहा है। तो सा हमारा आधुनिक समय में कहाँ स्थित है? तो सा हमारे जो आधुनिक जो है, आधुनिक की अगर बात कर रहे हैं हम, तो वो स्थित है अपने प्रथम श्रुति पे। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था, आधुनिक काल में प्रथम पे किया गया है। आप देखे होंगे, जब 22 श्रुतियों को लिखा जाता है तो लास्ट में ये आपका नी आता है, अंतिम श्रुति पे नी आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया जवाब, सही जवाब। आधुनिक काल में कहाँ श्रुति स्थापित होता है? तो ये प्रथम श्रुति पे। चलिए अगला प्रश्न है कि मतंग ने कितने प्रबंध बताए हैं? तो मतंग के अनुसार जो प्रबंध की जो चर्चा हम करें तो कितने कितने प्रबंध बताए हैं? तो मतंग ने 49 प्रबंध बताए हैं। 49 प्रबंध किसमें बताए हैं? तो इनके जो ग्रंथ हैं, बृहदेशी में, बृहदेशी में मतंग ने बताए हैं। ठीक है, कितने? 49 प्रबंध बताए हैं।
और राग शब्द का भी इसमें चर्च किए हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि संगीत पारिजात में कितने राग बताए गए हैं? तो संगीत पारिजात की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें राग जो बताया गया है वो कितने बताए गए हैं? तो राग बताए गए हैं आपके 122, 122। ठीक है, कितने राग? संगीत पारिजात के हिसाब से 122 राग बताए गए हैं। समझ में आया संगीत पारिजात? चलिए अब एक चीज आप मुझे कमेंट कीजिए अब यहाँ पे कि संगीत पारिजात जो आपके देखे थे 122 राग उसमें है, तो संगीत पारिजात के लेखक कौन है? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? अब देख लेते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28वां नंबर प्रश्न क्या है? तो 28वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्राचीन काल में स्वर कहाँ स्थापित किए जाते थे? तो प्राचीन काल में जैसे मैंने कहा कि 22 जो होती थी 22 श्रुतियाँ लास्ट, तो यहाँ पे आपका नी आता था, तो यानी कि यहाँ जो स्वर है वो अंतिम श्रुति पे स्थापित किया जाता था। कहाँ? तो ये आपके प्राचीन काल में, कहाँ? अपनी अंतिम श्रुति पे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की कुल कितनी विकृत जातियां हैं? तो भारत की अगर कुल विकृत जातियों की बात कर ले तो कितना जातियां हो जाएगा इसका विकृत? तो 11 हो जाएगा। कैसे 11 हो जाएगा? क्योंकि विकृत 3 है आपके षड्ज ग्राम में और 8 विकृत हैं आपके मध्यम ग्राम में, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। और अगर शुद्ध की बात करें तो 4 आपके शुद्ध हैं किसमें? ये षड्ज ग्राम में। और अगर इसमें बात करें तो 3 शुद्ध हैं आपके मध्यम ग्राम में। ये आपका षड्ज ग्राम में 4 शुद्ध हैं और मध्यम ग्राम में 3 शुद्ध हैं। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाला मैं बता रहा हूँ, शुद्ध वाला, और ये आपका विकृत वाला बता रहा हूँ। तो ये आपका ग्राम जो है ये आपका षड्ज ग्राम है और ये आपका मध्यम ग्राम है। तो षड्ज में कितने हो गए टोटल, कितनी जातियाँ? षड्ज ग्राम में 7 जातियाँ जिसमें कि 3 विकृत और 4 शुद्ध। और ये आपका मध्यम ग्राम में कितने हो गए? मध्यम ग्राम में टोटल 11 जातियाँ जिसमें कि 8 आपका 8 जो है आपका विकृत हो गया और 3 जो है वो आपका शुद्ध हो गया। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा था कि कितनी विकृत जातियां हैं भारत की, तो वही 8 इसमें का और 3 इसमें का, तो यानी टोटल 11 जो आपके विकृत जातियां हैं भारत की। ठीक है, तो इसी के हिसाब से यह जवाब 11 याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इस सेट का जो लास्ट प्रश्न है, यानी कि 30 नंबर जो प्रश्न है कि राग श्री किस थाट से उत्पन्न माना जाता है? देखिए श्री, तो श्री जो है हम ईश्वर को जब याद करते हैं, कितनी बात बताया हूँ, यह बात जो है पिछले जो सेट करवाए थे शायद मुझे याद है कि यह प्रश्न जो है उसमें भी शामिल था। तो जो है यह अब शामिल था, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से वो थॉट बता देता हूँ क्योंकि कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो उनको कुछ पता नहीं रहता है थोड़ा सा इस थॉट के बारे में, तो ये थॉट उनको भी पता चलना चाहिए ताकि लंबे समय तक उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब दिन के लिए यानी कि हमेशा के लिए उनको याद हो जाए। तो राग श्री जो है वो थाट उत्पन्न माना जाता है। तो श्री हम लोग पूजा करते हैं ना, श्री भगवान जो ईश्वर श्री होते हैं, नारायण होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? श्री। तो श्री जो वो होते हैं, श्री कहाँ? यानी पूरब में हम लोग क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं, तो पूरब में जो है आपका, तो पूरब से क्या हो जाएगा? पूर्वी, यानी पूरब में श्री यानी ईश्वर की पूजा करते हैं, तो ये किसका? ये पूर्वी का माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह सेट आपको अच्छा लगा होगा और सेट प्रैक्टिस करने में मज़ा आया होगा। तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करते रहते हैं, वैसे मेरे कुछ भाई हैं जो वीडियो को रोक रोक कर जो है वो अपने आंसर को कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है वो जो ऐसा करते हैं। तो क्योंकि दोस्तों उनका मोटिवेशन जो है दिन प्रतिदिन वो हाई होता जाएगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो रुक कर जो है जवाब देते हैं, उसके बाद फिर उसको क्लियर होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छा, इस तरह से आप लोग भी किया कीजिए, वीडियो को रोकिए, कमेंट में जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़िए। तो इस तरह से बहुत बेहतर जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि यह सेशन आपको कैसा लगा और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो श्री का क्या हो गया? पूर्वी।